जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। वफाकी शरई अदालत के सूद से मुतल्लिक फ़ैसले के बाद 1 जून के बाद से सूदी कवानीन जो हैं वो कालदम करार पाए हैं। इसमें क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, गुलशन का कारोबार इस वक्त चल कैसे रहा है और आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ माहिर माशियात हैं जनाब शहजाद शौकत साहब, उनसे भी तफसील लेंगे। पटिशनर भी थे इस केस के हवाले से। और यह साहब 1 जून आखिरी थी, कल का दिन। अपील जब तक नहीं करती हुकूमत तो ये मैं इसको बताता हूँ कि टेक्निकल सूरत तीन टाइम लाइन्स इसमें दी हैं। पहली उन्होंने जो टाइम लाइन दी है ये 133 टू 136 जो पैरा है जजमेंट का, काफ़ी बड़ी 316 सफ़ात की जजमेंट है। उसमें क्या कहता है ये? इसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि प्रोविजंस ऑफ द लॉज और लॉज डिक्लेयर्ड एज डिलीटेड शेल सीज टू हैव इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2022। सीज टू हैव इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अब उन पर अमल दरामद रोक दिया जाएगा। ठीक है। डायरेक्शन टू द स्टेट बैंक अमेंड लेजिस्लेशन बाय दिसंबर 31, 2022। इन स्टेट बैंक ने कहा है कि इसको अमेंड जो करना है वो इसको जिस अगले 6 महीने 7 महीने के अंदर आप उसको अमेंड कर लेंगे। ठीक है। एंड विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर टू एलिमिनेट रिबा कम्प्लीटली बाई 31 दिसंबर 2027। यानी वो लॉ आप किस तरह का बनाएंगे कि आहिस्ता आहिस्ता कैसे हमारे पास, लेकिन इस वक्त जो कानून है वो इसको उन्होंने कहा है कि इसको ख़त्म कर दिया। उसमें फिर रास्ते बस स्टेट बैंक को दिया है वो नहीं। अब अमला क्या है? मसलन अगर किसी ने सूद पे गाड़ी ली हुई है, बट इस वक्त अगर आप आज के बाद क्या होगा? आज के बाद ना वो सूद ले सकता है ना दे सकता है। कानून ख़त्म हो गया ना। क्या करें? कानून खत्म। आप उसका अल्टरनेटिव देखना, या तो उसको कहते हैं उनको 2 अल्टरनेटिव दिए अच्छा। या तो उसको आप फॉरेन इस्लामिक बैंकिंग में कन्वर्ट कर दें, वो एक दफ़ा दोबारा मुआहदा होगा सब कुछ। अच्छा, अब ये शहजाद शौकत साहब जो है, ये है। एक तो मैं तारफ़ करा दूँ, ये लंदन से यहाँ आए हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़े एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। और ख़ास तौर पर इस पिटीशन के अंदर उन्होंने घंटों इसके ऊपर दलाइल दिए हैं। और बड़ी दलील सा, और जिस तरह उन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से इसको समझाया है, और इसके अंदर जो फ्लॉज हैं जो रह गए हैं और जो हमारे कुछ इस्लामिक बैंकिंग के एक्सपर्ट ने ख़राब किया, उस पर बात करना चाहते। आज जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट क्यों है इसके? जी अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। और ये साहब माशाल्लाह। शहजाद साहब ये बताइएगा कि आज तो ये जो 30,000 अरब का कर्जा लिया हुआ है, हमारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट ने लिया हुआ कर्जा, और उस पर जो किस्त अदा करनी थी, आज के बाद उसकी कानूनी हैसियत क्या बनेगी? और ये इतने रिलैक्स क्यों बैठे हुए हैं? यूँ समझते हैं ये कानून जैसे पास ही नहीं हुआ, ना कोई इस पर अपील में जा रहा है, ना कोई और चीज़ है। जी बिल्कुल सर, इसमें ये कि इस वक्त जो सिचुएशन है, 30,000 अरब पाकिस्तानी डिपॉजिट होल्डर्स का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। डेफिनेटली वो बैंकिंग सिस्टम है जिसके थ्रू पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको यूटिलाइज़ कर रही है, और उस पर डेफिनेटली 12 से 14% के दरमियान ये एवरेज अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट करें तो ये एवरेज 3,500 3,700 अरब सूद बनता है टोटल ग्रॉस। लेकिन उसमें चूंकि इस्लामिक बैंकिंग का पोर्शन है तो उसको अगर 50-50 भी कर लें तो 1,500-1,700 अरब का एक बेनिफिट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए। उसके दो पिक्चर्स हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तानियों जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 30,000 अरब है ना, अब वो उस पर सूद नहीं देंगे एज पर रिबा डिसीजन, क्योंकि क्लियर कट कह दिया है कि 1 जून के बाद। सर बजट बहुत अच्छा बन जाएगा, मुफ्त में गवर्नमेंट को पैसे मिल गए। जी, लेकिन उसका नुकसान भी है ना, और ये सब उसका नुकसान है। हाँ। जी, उसका नुकसान ये है कि कल को कोई बैंक उनको डिपॉजिट देगा नहीं, उनको लोन देगा नहीं। अब एक तरफ फ़ायदा है कि अगले बजट में 3,000 अरब की सेविंग है, लेकिन वो उनको अल्टरनेट चाहिए। अब अल्टरनेट कैसे उनको मैनेज होगा? देखिए 2 तरीके हैं। या तो फेडरल शरिया कोर्ट ने ये कहा है कि जितना इंटरेस्ट है वो रिबा है, और वो 1 जून के बाद उसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन जो है ना वो इलीगल है, और 6 माह दे दिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टू अमेंड लॉज। लेकिन एक एक्सेप्शन दे दी। एक्सेप्शन ये दे दी कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सेक्शन 22 के तहत आप अगर कोई लैंडिंग करते हैं तो वो आपको इजाज़त है। ये एक्सेप्शन होनी नहीं चाहिए थी बहरहाल। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये एक्सेप्शन दे दी कि अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो शरिया बेंच है, जो शरिया बोर्ड है, अगर वो कोई ट्रांजैक्शन अप्रूव कर दे और इस्लामिक बैंकिंग के तहत है तो उसके तहत भी वो लोन ले सकते हैं।
अब प्योर इंटरेस्ट में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए जो पहले कर्जे लिए हुए हैं उन्होंने 2 साल 3 साल के ऊपर, उसके ऊपर सूद तो उनको उनकी सेविंग हो जाएगी जो 2000 अरब से प्लस, ये जो मेरी असेसमेंट है। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि 2020 अच्छा ठीक अच्छा ये मुझे बताइएगा कि ये जो अभी पीरियड आएगा जिसमें इन्होंने एक इस्लामिक बैंकिंग को राह दे दी है, जो कि जाहिर बात है इस्लामिक बैंकों को इन्होंने हलाल तो करार नहीं दिया, लेकिन उसको राह कैसे दे दिया है कि इंटरवीनिंग पीरियड के लिए? सर उन्होंने देखें बहुत हमें 3-4 दिन 3-4 घंटे एक्सप्लेन किया कि इस्लामिक बैंकिंग के फ्लॉज को भी अगर जो हैं उसको भी जजमेंट में शामिल कर लेते तो हमारी सबकी जान छूट जानी थी इससे। ठीक है, जो 3-4 फ्लॉज हैं जो लॉजिकल बयान किए गए, लेकिन वो बयान नहीं किए गए, उसमें लिख दिया ऑर्डर में ऑनरेबल कोर्ट ने वो ये लिख दिया कि आप के पास, चूंकि चंद मुफ्ती हजरात ने ये लिखा वहाँ पे कहा कि 100% इस्लामिक नहीं है इस्लामिक बैंक, तो ठीक है, हर मुफ्ती और कहता है। इस फैसले में लिखा हुआ है जी हाँ, और इस फैसले में लिखा हुआ है सर कि अब आपके पास ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो 100% इस्लामिक नहीं है। फैसला ये कहता है कि अगर किसी को तराज है तो दोबारा नया केस कर दे। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरी अपनी राय है उसमें यह है कि जब आपको रिबा और सेल की डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसके तहत आप उसमें लिख देते कि रिबा ये है, सेल ये है, इन दोनों का डिफरेंस है, जो फतवा क्रिएट करें, जो ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन है उसको इस रूल के तहत करें तो आपकी इस्लामिक बैंकिंग हलाल है। और जो आपने लैंडिंग करनी है वो पार्टनरशिप है, इन्वेस्टमेंट है, उसको अगर आप लायबिलिटी ज्वाइंट करके करें तो आपकी हलाल है। आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं कि ये तो इसका मतलब ये है कि अगर 2-3 दिन के अंदर स्टेट बैंक जो है वो सारे बैंकों को कहता है कि आप उसके ऊपर इस्लामिक उसके ऊपर आ जाएं, जो कि नामुमकिन लगता है मुझको, इसलिए कि इंटरनेशनल लेवल पे आप प्रैक्टिस कैसे कर सकेंगे। यहाँ मैंने जजमेंट में देखा है, ईरान की मिसाल दी हुई है, सूडान की दी हुई है, बाकी चीज़ों की दी हुई है, तो क्या तो वो आ जाएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये पीरियड जो है इसके अंदर जो वैसे बाकी मुल्क में हर जगह कन्फ्यूजन है, यहाँ भी चल रही है कन्फ्यूजन। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसमें सबसे बड़े इस वक्त विक्टिम बनेंगे कमर्शियल बैंक्स। हाँ, और कमर्शियल बैंक डेफिनेटली अपील में जाएंगे क्योंकि उनके लॉसेस हैं, उन्होंने डिपॉजिट होल्डर्स को कमिटमेंट दी हुई है। अब या तो वो कहेंगे कि जी एज पर दिस ऑर्डर वी कैन नॉट गिव यू इंटरेस्ट। सो हल ये है कि इन्होंने बैंकिंग इस्लामिक तो करनी नहीं, इसलिए ऑप्शन कोई नहीं है बैंकों के पास कि वो अपील में जाएं। साहब एक तो ये ना कि एक तो ये है कि मेरा और आपका आम अकाउंट है, एक ये है कि जिसने फिक्स डिपॉजिट रखा हुआ है वो महीने से पैसे लेता है, वो महीने का गुजारा करता है, कुछ ने पेंशन रखी हुई है, किसने फलाना रखा हुआ है, किसने और चीज़ रखी हुई है, उनकी तो कमिटमेंट है बैंक के साथ। आज के दिन इस कानून के तहत बैंक उनकी पेंशन के ऊपर जो पैसा रखा फिर वो बंद कर देगा कि आइंदा से मैं नहीं देता हूँ, फिक्स डिपॉजिट में बंद कर बचत की स्कीमें हैं, बचत की स्कीमें सब खत्म हो जाएगी। लोगों ने पेंशन के जो ग्रेजुएटी होती है रखी होती है उससे गुजारा कर रहे होते हैं, लेकिन वो तो चल रहा है, आज भी पैसे लोग निकलवा रहे हैं, आज भी प्रॉफिट आ रहा है, तो फिर रुकावट कहाँ है, कलदम कैसे हो गया? सर 22 पॉइंट्स में 33 लॉज हैं जिनके ऊपर इन्होंने कहा है कि ये हराम है, गलत है, और उसमें से 6 लॉज ऐसे हैं जिसपे एक्सेप्शन दे दी। वो एक्सेप्शन वो कौन से लॉ है? 6 लॉ ऐसे जिसमें एक्सेप्शन है। उस सर वो एक ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक है, अच्छा, बैंकिंग ऑर्डिनेंस है, इसी तरह हाँ जी बैंकिंग ऑर्डिनेंस है, और 4-5 और लॉज हैं। सर वो ये एक्सेप्शन ये दी गई है कि अगर या तो इंटरेस्ट वर्ड रिमूव कर दें, ऑथोराइज कर रहे हैं, गवर्नमेंट को डिक्टेशन दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, रीज़न दे रहे हैं, इंटरेस्ट वर्ड रिमूव कर दें, और ये जो पेमेंट कर रहे हैं फ्यूचर में इसका नाम या सर्विस चार्जेस रख दें या प्रॉफिट रख दें, और इसमें कि इसको स्टेट बैंक एक्ट 1956 के तहत आप इसको या तो सेक्शन 22 में ले जाएं या आप इसके ऊपर फतवा ले लें किसी इस्लामिक बैंक का, और उस फतवे के मुताबिक आप स्टेट बैंक से अप्रूवल ले लें, तो फिर आप ये पेमेंट कर सकते हैं, फिर ये लाल हो जाएगी। ये एक डिसेप्शन है या एक वे फॉरवर्ड है या एक्सेप्शन है, ये वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस इज द फैक्ट। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी शहजाद साहब, आप तफसील बता रहे थे, देखते हैं मेरे क्या रास्ते निकलते हैं। वो बहुत पावर्स हैं सेक्शन 22 के तहत ना, उसके तहत वो उसको कह देगा कि सिस्टम चलाना, अब ये तो बहुत बड़ी बात है, सूद नहीं है, ये जो है वो, और जो लोगों के जो मुनाफे हैं उनका क्या बनेगा, जिसमें सारे उस पर ही वो अपनी जमा पूंजी लगाई होती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं।